थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं और उनका बॉडी में इम्बैलेंस होने पर किस तरह की डिजीज और कैसे सिम्टम आते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड सभी छोटी छोटी होती हैं, उनमें थायराइड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसके दो लोब होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और अनलाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके जो दो लोब हैं, जैसे पिट्यूटरी के भी दो ही लोब थे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो पिट्यूटरी के जो लोब होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं और वो अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लेकिन इसके दो जो लोब हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं, सेम तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी दो लोब होते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी बॉडी में दो किडनी होती हैं, दो लंग्स होते हैं, ऐसे ही थायराइड के दो लोब्स होते हैं जिनके सेम फंक्शन होते हैं। थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो आपकी नेक में होती है, लैरिंक्स, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स से नीचे होती है और ट्रैकिया के ऊपर होती है, एंटीरियर टू द ट्रैकिया। ग्लैंड के दो लोब होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और इन दो लोबों को जो ज्वाइन करता है, जो बीच का ज्वाइनिंग पार्ट है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। और इस ग्लैंड के ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा हुआ होता है जो इस ग्लैंड को प्रोटेक्ट करके रखता है। ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई की शेप का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज बटरफ्लाई एंड दिस इज ए थायराइड ग्लैंड, दे लुक लाइक सेम। ग्लैंड का हर एक लोब 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर वाइड और 2 सेंटीमीटर थिक होता है और इसको जो जोड़ने वाला इस्थमस है वो 1.25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। ये जो दो लोब हैं असिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एक लोब थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है और ये कैप्सुलेटेड होते हैं। और फीमेल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड का साइज एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा बड़ा होता है और ये अनफॉर्चुनेट है कि फीमेल्स में ही थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, इन 3 में से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम T3 और T4 बोलते हैं, और थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो T4 को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। ये जो T3 और T4 हैं बेसिकली आयोडीन से मिलकर बनते हैं। आयोडीन एक ऐसा केमिकल है जो आपके डेली के जो आप टेबल साल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। तो अगर आयोडीन बॉडी में कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, वो T3 और T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन पे इफेक्ट डालेगा। जो थायरोक्सिन है ये बेसिकली 4 आयोडीन एटम से मिलकर बना होता है और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है 3 एटम से मिलकर बना हुआ होता है। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, लगभग हर एक बॉडी के सेल्स के ऊपर उनका इफ़ेक्ट आता है। तो हम देख सकते हैं लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, लीवर पे, यूट्रस पे, स्किन पे, किडनी पे, ब्रेन पे और आइज पे, तो ऑलमोस्ट बॉडी के हर एक सिस्टम पे इनका इफ़ेक्ट आता है। और इनके क्या मेन फंक्शंस हैं? पहला मेन फंक्शन है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने का मतलब है जो फूड का डाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। जो फूड हम खा रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ऐसे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है जो हमारे सेल्स यूज कर सकते हैं, तो इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये भी इंक्रीज होगा। उसके बाद सेल्स जब इसको फूड पार्टिकल्स को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, नई तरह के सेल्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, तो वो सब चीज़ों का जो स्टिमुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला जो फंक्शन है इसका बोन ग्रोथ और न्यूरल मैच्योरेशन में ये हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन जो फंक्शन करता है ये ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर उसके फंक्शंस को इन्हेंस करता है। तो बढ़ती हुई एज में बच्चों को थायराइड ग्लैंड से अगर रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाए तो उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ हैम्पर हो सकती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ये जो है कुछ खास तरह के केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और कुछ हार्मोन्स एंडोक्राइन के ग्लैंड, उनके प्रति हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मींस उनके फंक्शंस को इन्हेंस करता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला
एड्रेनालिन हार्मोन उसके फंक्शन को इन्हेंस करता है। मीन्स अगर थायराइड के ये हार्मोन कम हो गए तो एंडोक्राइन के जो अदर कुछ हार्मोन्स हैं और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ये जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल की डेवलपमेंट में और डिफ्रेंशिएशन में, मीन्स अलग अलग तरह के सेल्स बनाने में हेल्प करता है। ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो फूड के आपके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है एनर्जी को। कैसे? ये ऑक्सीजन के अपटेक को स्टिमुलेट करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पे भी और बॉडी के हर एक सेल के लेवल पे। जब उसमें ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या काम आती है? ऑक्सीजन फूड से एनर्जी बनाने में काम आती है। तो फूड का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा, ऑक्सीजन का अपटेक भी बढ़ा, जिससे सेल्स की एक्टिविटी तेज हो जाएंगी। इसके अलावा ये विटामिन्स मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है। आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें विटामिन्स बोलते हैं, जो बहुत एसेंशियल कुछ फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उसमें हेल्प करते हैं। तो उनके मेटाबॉलिज्म को, उनके सिंथेसिस को भी बढ़ा देता है। और लास्ट फंक्शन है स्टिमुलेट हीट जनरेशन। ये बॉडी में हीट को भी जनरेट करते हैं। अब थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में? जैसे अगर मान लो ब्लड के अंदर T3 T4 जो थायराइड के 2 मेन हार्मोन है अगर कम हो गए तो जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे इनकी कमी को और हाइपोथैलेमस को जाके बोलेंगे कि T3 T4 थायराइड के हार्मोन कम हो रहे हैं, कुछ करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है TRH इसको निकाल लेगा। ये कहाँ जाएगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन निकाल लेगी और TSH थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा, जिससे T3 और T4 जो है बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद T3 और T4 ब्लड में अगर ज़्यादा हो गए तो कैसे मेंटेन होगा? ज़्यादा हो गए तो ये जाएगा तो हाइपोथैलेमस के बाद रिसेप्टर दोबारा जाएंगे, कहेंगे जी T3 T4 जो है हमारे पास पूरे हो गए हैं, ये ज़्यादा हो रहे हैं, आप इनकी प्रोडक्शन को रोक दो। ये आगे TRH को कम कर देंगे, जिससे TSH कम हो जाएगा और T3 का T4 का जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इस तरह से ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में रेगुलेट रहते हैं अगर कोई किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना आए तो। अब जो थर्ड हार्मोन था कैल्सीटोनिन, इसका क्या फंक्शन होता है? देखो इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। कैल्सीटोनिन ये क्या करता है? टन ऑफ कैल्शियम को बोन्स के अंदर भेज देता है। तो ये कैल्शियम को बोन्स के अंदर बढ़ाता है और ब्लड के अंदर कम करता है। बेसिकली 2 मैकेनिज्म से करता है। इसका जो मेन मैकेनिज्म है, एक ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है बोन्स के अंदर, जिससे जो बोन्स के अंदर का जो कैल्शियम है वो वहाँ से मोबिलाइज होकर ब्लड में आता है, तो ये उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे बोन्स में कैल्शियम जम जाता है, ब्लड में नहीं आता। दूसरा ये क्या करता है, जो आपकी किडनी में फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पर जो नेफ्रॉन में रीनल टेब्यूल हैं उसके अंदर कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, जिससे ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं आता, जो एक्स्ट्रा है वो आपका यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इससे उल्टा काम करता है, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, बोन्स के अंदर कम करता है। तो कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है बॉडी में? कैल्शियम का रेगुलेशन होता है, जैसे मान लो कैल्शियम अगर बॉडी में बढ़ गया, ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेट होगी, जिससे कैल्सीटोनिन निकलेगा। कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर देगा, बोन्स में बढ़ा देगा, ठीक है। अब अगर ज़्यादा कम हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ा देगा और बोन्स में कम कर देगा। तो इस तरह से इसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि ना कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो ना कम हो, मेंटेन बना रहे। उसके लिए हमें पैराथायरॉयड हार्मोन भी चाहिए और उसके लिए हमें कैल्सीटोनिन भी चाहिए। अब थायराइड हार्मोन से क्या डिजीज होती हैं? बेसिकली मेजर 2 डिजीज होती हैं, T3 और T4, जो थायराइड के 2 हार्मोन हैं। T3 और T4 के बढ़ जाने से हाइपरथायराइड हो जाता है, T3 T4 के कम हो जाने से हाइपोथायराइड हो जाता है, ठीक है। हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं
और बहुत सारे डॉक्टर कई सालों की प्रैक्टिस के बाद भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपर है या हाइपो है। तो मैं आपको इस तरह से ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लो और आपको उम्र भर याद रहे। हमें इमेजेस ज़्यादा जल्दी याद रहती हैं एज कम्पेयर टू पढ़ा हुआ या सुना हुआ। जैसे आप अगर मूवीज़ देखते हैं तो भूलते नहीं हैं, लेकिन कोई आपको स्टोरी सुनाए या बुक पढ़ें तो आप भूल जाते हैं। तो आपको ये दो इमेजेस आपके माइंड में बिठानी है। एक तो ये पतले से शेर की इमेज है जो हाइपर थायराइड वाले पर्सन की है, और एक ये मोटे हैवी भालू की इमेज समझें इसको आप, जो हाइपोथायराइड वाले पेशेंट की है। अब इसके अंदर क्या होता है आगे, जो इसमें एक चीज़ और देखने की है, जो हाइपोथायराइडिज्म है इसके अंदर डिजीज होती है ग्रेव्स डिजीज, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही थायराइड पे एक्ट करने लगता है और थायराइड के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसको ग्रेव्स कहते हैं। ग्रेव्स का मतलब गेंस, गेंस का मतलब हाई, हाई किस में होगा, हाइपरथायराइडिज्म में। और ऐसे एक हशीमोटोज सिंड्रोम के नाम से बीमारी होती है जो हाइपोथायराइडिज्म में पाई जाती है। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अंदर लेकिन उल्टा होता है, थायराइड के हार्मोन्स कम होने, T3 और T4 कम होने शुरू हो जाते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहला ये याद रखें कि हाइपर है तो हाई है, इसमें T3 T4 हाई हो रहे हैं, इसमें सब कुछ हाई और हॉट ही होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी ग्रेप आई, पेशेंट को ग्रेप आई सिंड्रोम हो जाए। ग्रेप आई क्या, एक्स एप्थेल्मोज, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एक्स एप्थेल्मोज। एक्स का मतलब एग्जिट, ऑप्थेल्म का मतलब आई, आई जो है बाहर की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आई का ब्लैक वाला पोर्शन है वो आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का कार्डिनल सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म का, थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम गोल्फ बॉल्स भी बोलते हैं, गॉइटर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने एनलार्जमेंट थोड़ी ज़्यादा दिखाई हुई है, लेकिन थोड़ी सी एनलार्जमेंट भी हो सकती है और वो एनलार्जमेंट विजिबल होती है और उसको आप पैल्पेट करके भी महसूस कर सकते हो। अब देखो इसमें बीपी भी हाई हो जाएगा, हार्ट रेट भी हाई हो जाएगा। हार्ट रेट के हाई होने को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। हार्ट पैल्पिटेशन होगा। हार्ट पैल्पिटेशन क्या होता है, दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। इसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं घबराहट हो रही है आपको, ठीक है। टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, लेकिन स्किन ड्राई नहीं होगी, स्वेटी होगी, हॉट एंड स्वेटी स्किन, जिसको डायफोरेसिस भी बोलते हैं। और हीट इंटॉलरेंस, जैसा आपने फंक्शन में पढ़ा है कि थायराइड के जो हार्मोन हैं हीट जनरेट करते हैं बॉडी में, तो हीट अब जनरेट होगी तो बॉडी में हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर शेर की फ़ोटो क्यों है, शेर बहुत तेज़ भागता है, उसकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होगी तो हीट इंटॉलरेंस होगी। जीआई सिम्टम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है ट्रैक्ट है, उसके फंक्शन को भी ये एक्टिवेट कर देगा, जिससे आपकी एपिटाइट भी बढ़ेगी, पेशेंट की एपिटाइट बढ़ेगी और उसको डायरिया होगा, ठीक है। डायरिया मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल उसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें एक बीमारी होती है हशीमोटोज, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हाइपो के अंदर सब कुछ लो एंड स्लो रहेगा और इसमें फ़ोटो आपने याद रखनी है एक भालू के आकार के व्यक्ति की। इसमें देखो एनर्जी लो हो जाएगी। एनर्जी लो क्यों होगी, क्यों, आपने पढ़ लिया कि जो सेल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन कम जाएगा, उसके अंदर फूड पार्टिकल्स कम जाएंगे तो वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो लो एनर्जी रहेगी तो फैटीग रहेगी, वीकनेस रहेगी, मसल पेन रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लो मेटाबॉलिज्म होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, वाटर गेन होना भी शुरू हो जाएगा बॉडी में, और आइज के नीचे एक स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है जिसमें इसको हम एडिमा बोलते हैं, ठीक है। तो आइज के नीचे स्पेसिफिकली ये पाई जाती है। दूसरा, फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, इसलिए एक फैटी मटेरियल होता है इसमें, जिसको मिक्सोमेटस मटेरियल बोलते हैं, वो भी आपकी अपर और लोअर आर्म्स में कई बार जमना शुरू हो जाता है। तो अपर आर्म और लोअर आर्म में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है इसमें। तो इस तरह से बंदा जो है धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है। डाइजेशन लो हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। हाइपर के अंदर डायरिया होता है और हाइपो के अंदर
कॉन्स्टिपेशन होती है ना, जीआईटी सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। हेयर ग्रोथ भी लो हो जाएगी जिससे हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। और एलोपेशिया भी हो सकता है। एलोपेशिया होता है बालों का बीच बीच में से उड़ जाना। अब मेंटल फंक्शन भी लो हो जाएगा जिससे बातें भूलना शुरू हो जाएंगी और जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो अल्टर्ड हो जाएगा। मतलब किसी का खोया खोया सा रहना, अटेंटिव ना रहना। उसका मूड भी लो हो जाएगा जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन आने लग जाएगा। लो लिबिडो होता है सेक्स करने की इच्छा, वो भी उसकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और ज़्यादा अगर थायराइड के हार्मोन्स कम हो गए तो ये इनफर्टिलिटी तक कर सकते हैं। ठीक है। और जो स्किन का फंक्शन है, स्किन के जो अपर एपिडर्मिस के सेल्स का रिप्लेसमेंट होता है वो भी स्लो हो जाएगा जिससे स्किन ड्राई हो जाएगी और टर्गर हो जाएगी। टर्गर का मतलब है स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाना। स्किन को आप ऊपर उठा के देखेंगे तो वापस चली जाती है, वो स्किन की इलास्टिसिटी है, वो भी कुछ कम हो जाएंगी इन पेशेंट्स में। लो एंड स्लो मैस्चुरेशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कम हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है बीच बीच में आपको मेंसेस ना आए, पेशेंट को मेंसेस ना आए, नो पीरियड। ठीक है, बीच में मिस हो गया पीरियड के मिस होने को हम बोलते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया वर्ड को याद करने के लिए क्या करना है, अ मैन, इसके आगे लगता है अ मैन के अंदर पीरियड्स नहीं आते, तो एमिनोरिया मीन्स नो पीरियड्स। ऐसे ही स्लो हैवी पीरियड, इसको हम बोलते हैं हाइपरमिनोरिया। हाइपरमिनोरिया मीन्स हाइपर मेंस्ट्रुएशन, मीन्स इसके अंदर जो मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होगी। तो आई थिंक हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये दो इमेजेस याद रखनी है। मोटे तौर पे मैं फिर बता दूं, हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 के हार्मोन्स कम हो जाते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। और हाइपो में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। और हाइपर के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा जिससे डायरिया हो जाएगा। इससे क्या है, खाना पीना इससे भी हजम अच्छे से नहीं होगा ज़्यादा एक्टिविटी होने से। इसको भूख भी बढ़ जाएगी लेकिन स्टिल इसका वेट कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है। हाइपो के अंदर हशीमोटोज नाम की डिजीज कॉमनली पाई जाती है। हाइपर के अंदर ग्रेव्स डिजीज नाम की डिजीज मेनली पाई जाती है। वेट इंक्रीज होगा और एपिटाइट कम होगी फिर भी वेट इंक्रीज होगा। और इसके अंदर एपिटाइट, हाइपर के अंदर एपिटाइट बढ़ेगी फिर भी वेट कम होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ऐसे ही जो हाइपो के अंदर है, ठंड ज़्यादा लगेगी पेशेंट को, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए वो ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी हीट नहीं जनरेट कर पा रही है अंदर से। और हाइपर के अंदर हीट इंटॉलरेंस होगा। और हाइपो के अंदर क्या है, T3 T4 हार्मोन कम हो जाएंगे और इसमें मोस्टली TSH हार्मोन बढ़ा हुआ मिलता है। और हाइपर के अंदर क्या होता है, T3 T4 हाई मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है, जो TSH है वो कई बार नॉर्मल भी मिलता है। T3 T4 बढ़े हुए हैं, TSH नॉर्मल है, तब भी हाइपरथायरॉयडिज्म है। और अगर TSH थोड़ा सा कम है और T3 T4 बढ़े हुए हैं तब भी हाइपरथायरॉयडिज्म है। उनके ट्रीटमेंट को ओवरव्यू बताऊं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली लीवोथायरोक्सिन नाम का एक ड्रग होती है, वो यूज होती है। कई सारी mg में आती है, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg। तो TSH के लेवल के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बेसिकली एंटी थायराइड मेडिसिन यूज होती हैं, जैसे कार्बिमेजोल और मिथेमेजोल। और बीटा ब्लॉकर्स, कार्डियक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी यूज होते हैं। और अगर थायराइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो रेडियोथेरेपी या सर्जिकली थायराइड ग्लैंड को रिमूवल भी कराना पड़ सकता है। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के रट्टे मत मारें, कंसेप्ट को समझें। क्यों? अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आगे चल के आप क्लिनिकली इन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे तो कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में भूल जाएंगे। इसलिए रट्टा नहीं मारना है। डोंट स्टडी ओनली फॉर एग्जाम्स, स्टडी फॉर योर फ्यूचर लाइफ। यहाँ पर मैंने एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन कोट किया है कि लाइव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, जिंदगी ऐसे जियो कि जैसे कल ही मरने वाले हो। और लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, और पढ़ाई स्टडी ऐसे करो कि जैसे आप कभी मरोगे ही नहीं।
तो जो ये मेडिकल स्टडी है, जो फिजियोलॉजी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। अगर फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई तो आगे चल के आपको पैथोलॉजी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, आई, ईएनटी, सर्जरी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। इवन फार्मेकोलॉजी में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सब जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको नॉर्मल फंक्शनिंग पता है, तभी आप डिस्टर्बेंस समझ पाओगे, और तभी आप उस डिस्टर्बेंस में दवाई कहाँ जाकर एक्ट करेगी और उस फंक्शन को नॉर्मल करेगी, उसको आप समझ पाओगे। तो इसको आप एग्ज़ाम के तौर पे मत पढ़ो, इसको आप पूरी ज़िंदगी आपको काम आएगा, उस हिसाब से पढ़ो। थैंक यू सो मच। आगे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड और उसके डिजीज के बारे में पढ़ेंगे।